बीपीसीएल में नौकरी के लिए ना चाहिए यो, ठीक है। इसका मतलब अपने ऊपर डाउट है दोस्त, अलग से स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन पतली गली से निकल लेना, जिसने फॉर्म भरा है पैसा तो दिया ही होगा, है ना। पतली गली से निकल लो, पेपर दो और आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने माइक नहीं पहना था। नहीं नहीं, यादव जी से उधार लिए पैसे तब लाया। हाँ हाँ, उधार तो मेरे से लिए इसने पैसे, किताब नहीं दी मैंने मना कर दिया भाई। एक अकाउंट में पड़े हुए थे हमारे 600 रुपये, हमने इसे दे दिए। हमने कहा वापस लौटा देना भाई। हैं? चल कम से कम वो वापस नहीं करेगा तो कुछ गलत नहीं बोलेगा। यहाँ तो फ्री पढ़ाने के बाद ही बच्चे गाली दे रहे। एक ग्रुप में बड़ा अच्छा सा प्यारा सा मैसेज था, बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी गालियां लिखी हुई थी। मुझे तो दया आती है, ऐसे लोग जीवन में करेंगे क्या। मतलब अपने बाप को ही गाली दे दी। अध्यापक को गाली देना, बाप को गाली देनी, माँ को गाली देनी, भाई यही तो है। भाई कितना अजीब है। लेकिन हम आज अंदर से रियल में दुखी हुए। हमने एक शब्द इस्तेमाल किया जो नहीं, मैं कभी नहीं करता, लेकिन वो हीट ऑफ मोमेंट में शब्द निकल गया। मैं गुस्सा क्या था, बस दिल से आई वो चीज ना। मैंने कहा बेटा इन शब्दों को 5 साल के बाद तू याद करके एक दिन रोएगा और मुझे याद करेगा। और वो झूठ नहीं है, वो सच है, क्योंकि मैं कभी बच्चे को लिखता नहीं था, चाहे बच्चा हो अध्यापक हो कोई। अब मैं बोला देख भाई, शुद्ध बात शुद्ध हिंदी में तो ये है, अब तुझे मैं जानता नहीं, तू जहां मर्जी अपना खड़ा होके गाली दे रहा होगा, अगर इतनी हिम्मत है तो एक बार सामने आ और तू बोल, तब जानी हमने या तूने। और टीचर बाद में भाई, लेकिन इमोशंस को नहीं मार सकते ना। अब बच्चे भूल जाते हैं हम भी तो पढ़ाई करके आए ना, हम भी तो तुम्हारे जैसे ही थे, तो हमने भी खूब किए ये काम। लेकिन कभी टीचर का दिल नहीं दुखाया, ना कभी गालियां दी होगी। गालियां क्या, सोचा ही नहीं भाई। टीचर ने तो जहां पकड़े गेट से अगर कभी कूद रहे, जैसे 12वीं में मैच खेलने का शौक था, तो हाजिरी लगाई जी अपना पहला पीरियड कितना भाई हिंदी का, भाई छोड़ो हिंदी नहीं पढ़नी। अब गेट से अपना कूदते थे, अपना एक पारी निपटाई, एक फिर मैथ का लेक्चर, मैथ का निपटाया, फिर अपना निकल लिए। टीचर ने जब भी गेट पे पकड़ा, धुनाई इस कदर की कि पीछे का अपना हिस्सा लाल बना दिया। लेकिन कभी ये नहीं कि नजरें उठा के टीचर के सामने ऐसा देखा हो, कभी हिम्मत नहीं दी है। मतलब ये ऐसे करके देखना, ऐसे मतलब ये तो गुनाह था, जुर्म था भाई। मतलब कुट रहे हो तो चुपचाप बस खड़े रहो जी, बस। और गलती से बोल दिया कि दर्द हो रहा है तो 2 और फालतू लगने थे, तो इसलिए चुपचाप ना ऐसे सहन करते रहो। वही चीज थे हमारे जो हिंदुस्तानी होने के संस्कार थे, तो असली संस्कार तो हमारे यही थे। ये तो जब से ये यूट्यूब ट्यूट्यूब पीट्यूब ये सब आए, तो इनसे बेचारे अध्यापकों को इज्जत बचाने मुश्किल हो गई। और कुछ अध्यापक मजे भी लूट रहे, भाई कर्जा हो गया और मुझे पैसा दे दो, पैसा दे दो। अबे मुझे कर्ज चुकाना, मजे भी लूट रहे। फिजिक्स पढ़ा रही मैडम, वक्का वक्का डांस चल रहा, व्यूअर आए ना, पैसा आया, है ना। तो बस यही तो है ना, है। हाँ तो क्या अचार डाले, इज्जत तो कुछ नहीं ना, टीचर के नाम पे कलंक है। हमें उस दिन से, जिस दिन ये वो टकलू जी भाई साहब जो एक वो हाथ वाथ जोड़ रहे थे, हमें एज ए टीचर अपने आप को कहने में शर्म आई। उस दिन हमें क्लास में घुसते हुए हमारी गर्दन नीचे थी। मैंने कहा यार बच्चे हमें भी इनसे तुलना करते होंगे। नहीं यार, टीचर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना तुम। हमने बच्चों को कहा भाई 10-20 रुपए जो गरीब के लिए बनता हो दे दो।
मैंने वीडियो दी थी, मैंने कहा गरीब आदमी है, 10-20 रुपए जो बनते हो दे दो, बस भाई इतने ही कर सकते हैं और क्या। कोई मांगेगा तो खाली हाथ थोड़ा ना देंगे। चलो जी फिर शुरुआत की जाए। है जी, मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सुविधा हमारा सप्लाई सिस्टम। ए भाई दोस्त, ठीक ठाक है? तो नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। तू नौकरी ले ले, तेरी शादी की बात कर लेंगे हम देहरादून में ही, ठीक है? चलो जी, अभी देखिए बच्चों की चैंट बंद की जाए। अरे उधर वाले सिस्टम में ना एक दिया ये में एक वीडियो सेव है, मतलब ऐसे आए थे 37 मिनट के आसपास। एक हिस्सा था ना इसका, तो मैंने मेन वाले स्टूडियो में गया था। चलो ये मैं आता हूँ फिर ना, अभी आप तो लेट में जाओगे ना। हाँ तो मैं आऊँ। देखो अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ। ओ भाई फोटो मार रहा सीधे। चलिए जी, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और जल्दी निपट भी जाएगा। ये रहता है हमारा मैकेनिकल डिजाइन, उसके बाद में आएगा हमारा छोटा सा एक टॉपिक होता है बेटा, परफॉर्मेंस एनालिसिस करना। एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा हमारा आपका अंडरग्राउंड केबल। तो कुल मिलाकर कल जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हमारे छोटे छोटे कई सारे टॉपिक निपट जाएंगे कल सुबह के समय पर। हम लोग ट्राई करेंगे कि शाम तक अपना तुम्हारा निपट जाए, अदरवाइज सैटरडे मॉर्निंग में आप लोगों का ये सब खत्म हो जाएगा। चलिए मैकेनिकल डिजाइन में बेटा सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखिए इंसुलेटर्स पर। अब इंसुलेटर का काम होता है पोल या टावर के बीच में और कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना। बेटा क्रॉस आर्म्स जो बनी होती है नॉर्मली, पहले तो वुड से भी काम चल जाया करता था, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम लोहे से भी काम चला लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े पोल या टावर या सपोर्ट पे बात करते हैं तो वहां पर स्टील की बनाई जाती है। राइट जी। तो बेटा इंसुलेटर को पढ़ना है पहले। लाइन इंसुलेटर देखिए क्या कर रहा है, चालक से पोल या पोल से अर्थ के बीच में इंसुलेशन या विद्युतीय रोधन प्रदान करता है। अगर बेटा हम डायरेक्टली टावर पर लगाते हैं, क्योंकि इंसुलेटर का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके टाइप्स, इनके उपयोग, इनके पदार्थ, मटेरियल, ये बड़े खास है पेपर के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो जी, बड़ा सिंपल सी चीज ये बेटा पोल है और ये हम लोगों ने क्रॉस आर्म्स बनाई है और यहां पर हम लोगों ने ये इंसुलेटर दिखा दिया। ओके, अगर बेटा इसे हम डायरेक्टली इस पर बांध देते तो इस पोल को हम लोग पोल या अर्थ कंसिडर करते हैं, क्योंकि स्टील का तो बना होता है। तो बेटा ये विद्युत रोधन प्रदान करता है तार यानी चालक के बीच में और एक तरह से अर्थ या पोल के बीच में। ये इसका मेनली अपना कहानी है जी। देखो जी, अब इसे बेटा जो हम नॉर्मली देखते हैं, ये बनाते हैं हम लोग इंसुलेटर को पोर्सलिन से। पोर्सलिन कहलाती है बेटा चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी से बनाते हैं। और बेटा ये चीनी मिट्टी 3 प्रकार के पदार्थ को मिलाकर बनाई जाती है। जैसे चीनी मिट्टी की हम लोग बात करें तो बेटा यह बनाई जाती है काइलिन, फ्लैट्सफर और
क्वार्ट्स। बेटा तीनों पदार्थ बहुत खास है, ये क्वार्ट्स, फ्लेट्सपर और काइलिन, इन तीन को मिलाकर हम लोग बनाते हैं चीनी मिट्टी या फिर पोर्सलिन। आइए चलते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर को बेटा कई बार ये प्यारे बच्चों हम डिस्क टाइप इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से है जी? डिस्क टाइप इंसुलेटर। अच्छा, जो साधारण सस्पेंशन इंसुलेटर है ये आपको ही दिखाया गया है। कई बार आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप कई बार बेटा इस तरह के ये सस्पेंशन जो डिजाइन किया जाता है ये बड़ी ट्रांसमिशन लाइन के लिए डिजाइन किया जाता है। तो आप कई बार की इस तरह की कंस्ट्रक्शन बेटा आप देखते हो। ये यहां से जाता है तार, तो यही बेटा कहलाता है सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर को ही बेटा हम लोग डिस्क टाइप इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, सस्पेंशन इंसुलेटर हमेशा ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल पोजीशन में ही लगता है। हम लोग लिखेंगे कि सदैव वर्टिकल पोजीशन में लगता है। क्या कहेंगे बेटा? ये हमेशा वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ही लगेगा। आंसर कर सकते हैं? ओके जी। भाई किसी को लगे सर ने जल्दी पढ़ा दिया तो मुझे बता देना। अब देखिए जी, इसे बेटा हम कैसे बनाते हैं। इसे पोर्सलिन, जिसे हम चीनी मिट्टी, या कांच की डिस्क, कांच की भी ले सकते हैं, लेकिन कांच की में मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है यानी यांत्रिक क्षमता वो ज्यादा नहीं होती, तो जब भी तनाव बढ़ता है तो वो टूट जाएगी। चीनी मिट्टी फिर भी अच्छी है। कांच की डिस्क को जोड़ के लड़ी के रूप में तैयार किया जाता है। लड़ी का मतलब है जैसे ये देखो, ये एक दूसरे से बेटा जोड़कर लड़ी के रूप में तैयार किया जाता है। प्रत्येक डिस्क 11 केवी की वोल्टता के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बेटा आपके एक बार पेपर में आ चुका है। प्रत्येक डिस्क कितने केवी के लिए डिजाइन है? 11 केवी के लिए डिजाइन। और ये 11 केवी बेटा फेज वोल्टेज है, याद रखिएगा। इसका उपयोग 33 केवी से अधिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका उपयोग 33 केवी से अधिक वोल्टेज के लिए किया जाता है। और बेटा इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल नहीं करते, इसका उपयोग हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन। फिर से देखिए, हमने कहा सस्पेंशन यानी कि डिस्क टाइप इंसुलेटर, जिसे हमेशा बेटा वर्टिकल पोजीशन में बनाएंगे। प्रत्येक डिस्क 11 केवी से ज्यादा के लिए डिजाइन किया जाएगा और इसे बेटा हम 33 केवी से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे। याद हो गया? अच्छा, जो हम नेक्स्ट हमने जो लिखे हैं, ये जो नेक्स्ट हम लोगों ने लिखे हैं, ये लास्ट टाइम तीनों प्रकार बेटा जेई में आए थे और जेई के 90% बच्चों ने स्किप किया था इस सवाल को, या मोर देन 90% लोगों ने स्किप किया था इस सवाल को। तो जेई में आ चुका ऑलरेडी, थोड़ा ताजा सा भी है मार्केट में अभी। तो देखिए सस्पेंशन, क्योंकि नहीं लगता है बच्चे को यार कि इंसुलेटर सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन तो एक ही प्रकार का है। सस्पेंशन इंसुलेटर बेटा हम लोग 3 प्रकार से बनाते हैं। एक होता है हाउलेट और इंटरलिंकिंग। ये सबसे पहला इंसुलेटर है, ये सबसे पहला सस्पेंशन इंसुलेटर है, हाउलेट और इंटरलिंकिंग। नेक्स्ट से देखिए हमारा कैप और पिन टाइप, इसे बेटा हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इंटरलिंक नहीं, कोर व लिंक टाइप, कोर व लिंक टाइप। तीसरा है बेटा सीमेंटेड कैप टाइप।
ये तीनों हमारे सस्पेंशन के टाइप। अब सवाल बोलूंगा, देखिए आप बताइएगा। सवाल ये था, हावलेट और इंटरलिंकिंग, कोर व लिंक टाइप और सीमेंटेड केप टाइप किस प्रकार के इंसुलेटर के टाइप है? ये यूपीपीसीएल जेई में था। तो जब आपने सिर्फ नाम को सुन लिया यार, आपने एक बार नाम को सिर्फ सुना है, ऑप्शन था पिन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर और सैकले टाइप इंसुलेटर। तो आपने सिर्फ सवाल को सुना, आपने देखा कि ये तीन ऑप्शन हमने हाथ देखे थे, पढ़े थे, तुमने कहा जी ठीक है सर हमें तो याद है, ये क्या है, सस्पेंशन के तीन नाम है। यहां तक बोलो हमने देखे इस पूरे पेज पर क्या क्या चीजें सीखी। हमने कहा भाई इंसुलेटर को हम पोर्सलिन चीनी मिट्टी से ज्यादातर बनाएंगे, ये काउलिन फ्लैट्स और क्वार्ट्ज का मिक्सचर होता है। सस्पेंशन इंसुलेटर को डिस्क टाइप भी कहेंगे और सदैव वर्टिकल पोजीशन में लगाया जाएगा। जब इसे बेटा हम हॉरिजॉन्टल में लगा देंगे तो यही स्ट्रेन बन जाएगा। तो हमने कहा प्रत्येक जो डिस्क है वो 11 केवी के लिए डिजाइन की जाएगी और इसे 33 केवी से ज्यादा के लिए बनाएंगे। ये तीन प्रकार के। याद हो गया इतनी चीजें, दिमाग में रहेंगी? ओके जी, चलिए बेटा नेक्स्ट देखिएगा। हमने कहा ना ये वाला, ये आपने ये वाला फोटो, ये प्यारा सा फोटो, इसमें क्या है ना, आपस में जोड़ने के लिए ना एक ऐसे कुंडे टाइप बने हुए हैं, एक दूसरे से ऐसे जोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो फोटो है, क्योंकि फोटो का भी ट्रेंड है यार आजकल की, ये निम्नलिखित पिक्चर में क्या दर्शाया गया है, तो ये कहलाता है हावलेट और इंटरलिंकिंग टाइप। और बेटा बार बार बोल रहा हूं किसका है, सस्पेंशन का है। तो देखिए जी, इसे हैवलेट टाइप इंसुलेटर भी कहा जाता है, जो हमने नाम में लिख दिया। यह प्रस्तुत चीनी मिट्टी के बर्तन में एक दूसरे से 90 डिग्री पर दो घुमावदार चैनल होते हैं। ये देखो, अरे कुंडा बना दिया, इसमें फंसाना है भाई, जिसमें यू आकार, ये यू आकार का स्टील लिंक इन चैनलों से होकर गुजरता है या जोड़ता है। अगर कोई ये कहे सर मैं इनको नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, मुझे नंबर मिल जाएगा, यस नंबर किससे मिल जाएगा बेटा, सिर्फ इससे। आईटीआई वाले बच्चों को नंबर सिर्फ इससे मिल जाएगा या फिर इस चित्र से मिल जाएगा। अगर पेपर ठीक ठाक बनता है, मीन्स थोड़ा सा आसान से मुश्किल, तो ये चित्र को पहचानने को दे सकता है। बच्चे को लगेगा आउट ऑफ सिलेबस चीज है, नहीं सिलेबस की है। तो या तो ये पिक्चर, या देखो ये इस तरह की, इसमें लिखिए यह सबसे पहला सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। यह सबसे पहला सस्पेंशन इंसुलेटर है। सस्पेंशन का ही तो टाइप है दोस्त, यह सबसे पहला सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है बेटा। हमें सुमित जी हो गया याद, देख के पहचान लोगे? क्यों? नहीं लगेंगे तो सारे वर्टिकल, वो तो तुम्हें डायग्राम में दिखा रखा है कि इधर से तार आया, ये है यही इसको जे। लेकिन जब हम वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल में, तो इसका नाम बदल दिया हम लोगों ने, हमने स्ट्रेन कहा। जैसे तुम इसे देख के कह रहे हैं ना, तो जब ये हॉरिजॉन्टल लगेंगे सारे, तो इनके नाम हम स्ट्रेन रख देंगे। अदरवाइज जब वर्टिकल है तो ये सारे सस्पेंशन है। ये होता है जी कैप और पिन टाइप, जिसे हम लोग कोर और लिंक टाइप कहते हैं। तो ये नॉर्मल, ये ऊपर कैप है, यहां से अपना स्टील के तार से अपना बांधते जाएंगे, ये रही पिन, इसमें अपना फंसाते हुए चले जाएंगे। तो ये नॉर्मल वाला है, जो नॉर्मल आप देखते हैं ना, ये है। क्योंकि हावलेट वाले तो ट्रेंड से बाहर हो गया, हावलेट वाला सबसे पहला था। अब जो चल रहा है सबसे ज्यादा ये मिलेगा आपको, ये हमारा सीमेंटेड केप टाइप है। देख लो, इनको पहचान लो यार, इनको एक बार फोटो देख लो आप। ये नॉर्मल वाला है जो अब प्रैक्टिकली धरातल पे यूज हो रहा है सबसे ज्यादा, इसमें लिख लो, यह सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बेटा। सबसे ज्यादा अगर यूज किसी को किया जाता है तो कैप या पिन टाइप है। और इसको मैं बार बार बोल रहा हूं,
इसे हम लोग कहते हैं कोर या लिंक टाइप बेटा, कोर या लिंक टाइप। ऊपर कैप है, नीचे पिन है, कैप और पिन, इसी को कई बार कोर और लिंक के नाम से जानते हैं। बीच में क्या है, पोर्सलिन है, पोर्सलिन यानी कि चीनी मिट्टी। फिर नेक्स्ट है हमारा सीमेंटेड केप। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ये ऊपर पूरा सीमेंटेड, ये इस कंस्ट्रक्शन है सीमेंटेड, यानी जिससे ये मकान वकान बना रहे, पोर्टलैंड सीमेंट वाला हिसाब किताब। तो इसे अपना यहां से पिन को अपना डालेगा और सेट करेगा, तो ये रहता है हमारा सीमेंटेड केप टाइप। तो सीमेंटेड केप टाइप में आपको इस तरह की दो कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर इन तीनों से इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर में जो पूछा जाता है इनके नाम कि सस्पेंशन इंसुलेटर कितने प्रकार का होता है। बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है हावलेट और इंटरलिंकिंग, कैप या पिन या सीमेंटेड कैप टाइप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो थोड़ा इसलिए ना कि तुम पहचान सको। चलिए देखिए जी, अब नेक्स्ट है बेटा पिन टाइप इंसुलेटर। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये बेटा बना होता है वही अपना सेम पोर्सलिन का, वही कैवलिन क्वार्ट्ज फ्लैट्स पर लिख भी दिया इसमें। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें लिखेंगे यह है डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता। पिन इंसुलेटर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जैसे पोर्सलिन से बना सकते हैं, सिरेमिक से बना सकते हैं, या सिलिकॉन रबर से बना सकते हैं, या फिर पॉलीमर आदि का उपयोग करके बनाया जाता है। देखिए इसका प्रयोग नॉर्मली जो किया जाता है वो 33 केवी तक किया जाता है। ये पेपर में एक बार आ चुका जी, प्रैक्टिकली तो 22-25 तक ही होता है। इसमें लिखा है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करके यहां हम लोग इसके ऊपर ये रेन यानी बारिश से प्रभावित ना हो, तो इसके ऊपर हम शेड, और ये इन्हें कहते हैं हम लोग पेटीकोट्स, मतलब एक शेड का ही एक रूप है बेटा, इसको बना देते हैं तो जिससे पानी से प्रभाव ना पड़े। तो इससे क्या रहता है, ये बना तो रखे आपने ये डब्बे 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 से टाइप, तो इससे पानी का जो प्रभाव है अंदर वाली लेयर पे नहीं पड़ेगा। तो अगर हम लोग थोड़ा डिजाइन को अच्छा रखे तो हम 66 केवी तक अपना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसका उपयोग 33 केवी तक ही किया जाता है। नॉर्मली इसका जो उपयोग है ये 33 केवी तक ही किया जाएगा भाई। ये एक बार पेपर में भी आ चुका कि कितने केवी तक करेंगे, कहां करेंगे भाई, डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे, और कहां तक कर रहे हैं देखिए 33 केवी तक इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, अभी रुक जाओ, अभी इसमें एक दो चीजें और लिखाएंगे ना। हाँ देखो बेटा, एक होती है फ्लैश ओवर वोल्टेज और एक होती है पंचर वोल्टेज। तो पंचर वोल्टेज वो होती है जिस पर जाकर ये पूरी तरह बेचारा समाप्त हो जाए, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो दे, और फ्लैश ओवर वो होती है जब इस पर एक लीकेज धारा बहने लग जाए। तो इसमें एक फॉर्मूला आता है बेटा, सेफ्टी फैक्टर। जो सेफ्टी फैक्टर होता है ये होती है पंचर वोल्टेज अपॉन में फ्लैश ओवर वोल्टेज। बेटा पंचर वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिस पर ये पंचर हो जाए, खत्म, और फ्लैश ओवर वो जिस पर ये लीकेज धारा बहना शुरू करे।
याद रखिएगा सेफ्टी फैक्टर सदैव 1 से ज्यादा होता है, और 1 से ज्यादा रहेगा ये हमेशा। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1 से ज्यादा तो बिल्कुल है। पिन टाइप अच्छे इंसुलेटर के लिए सेफ्टी फैक्टर रखा जाता है 10। सेफ्टी फैक्टर कितना जी? 10 रखा जाता है एक अच्छे पिन टाइप इंसुलेटर के लिए। याद हो गया भाई? इसमें बेटा हम लोग रेटिंग बढ़ाने के लिए अन्य किसी इंसुलेटर को नहीं जोड़ सकते सीरीज में। हम लोग क्या है नीचे, अरे चूड़ी कटी होती है ना इस पे, क्रॉस आर्म्स में डालते हैं इस पे, और ये लीजिए अपना नट चढ़ा के अपना टाइट कर दो। तो ये व्यवस्था है। जैसे सेम ऐसे ही जो हमारा स्विच गियर में बुशिंग के रूप में सर्किट ब्रेकर्स के पास एक पोस्ट टाइप इंसुलेटर होता है, ठीक है जी। तो पोस्ट टाइप इंसुलेटर में वो सुविधा है बेटा कि आप उसे ज्यादा रेटिंग अन्य को इसके साथ सीरीज में जोड़कर बड़ी रेटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आएंगे। तो पिन टाइप इंसुलेटर यह है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यहां बाहर भी दिख जाएंगे आपको, भी बड़ा कॉमन है ये। इसे हम 33 तक यूज करेंगे। और सेफ्टी फैक्टर बेटा सदैव हमारा होता है 1 से ज्यादा। कितना लगभग ले रहे हैं हम लोग? 10। डायग्राम मिलेगा तो पहचान सकते हैं। चलिए जी, सेकले इंसुलेटर ये भी देखा होगा आपने। गन्ने के खेत में कितने लोगों ने काम किया? क्या ट्रॉली और बुग्गी कितने लोगों ने भरी है? हाँ वो गिरने देखिए जिस पे अपना रस्सा डाल गए, और भाई वो लकड़ी की है पोर्सलेन की है, हैं? अरे लकड़ी की पोर्सलेन की है, ये टूट जाएगी इतने में फिर ना। हाँ लोहे की भी आ रही है अब तो। ये सोच रहा है लड़का कि अब क्या है, तुमने काम नहीं किया कभी? अच्छा, वैसे तो हम ही थे, हमारे घर वालों ने तो 12वीं तक बहुत रगड़ा हमें। सुबह बोलते कि भाई चलो अपना खेत में, और होना भी चाहिए, पता तो हो कम से कम, जीवन में कुछ ना हो खेती बाड़ी तो कर ही ले, है कि नहीं? बेसिक चीज तो वही है, जो खाना है उसे उगा तो ले। चले सेकले इंसुलेटर बेटा ये ज्यादातर 11 केवी से कम हम लोग ऐसी जगह इस्तेमाल करेंगे जहां लाइन में समाप्त करना है लाइन को, या लाइन में कोई घुमाव देना। जैसे सीधा ये लगा दिया आपने, तार को इधर से लाइए, तार को लेकर वापस में अपना लपेट दो, एंड हो जाएगा। इधर से तार लाकर अपना इधर को निकाल दो, तो तार को आप घुमा भी सकते हैं। तो इसे हम लोग 11 केवी से कम पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस प्रकार के इंसुलेटर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब 11 केवी से कम, 230 वोल्ट व 400 वोल्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन में इस प्रकार के इंसुलेटर को किसी भी एंगल या मोड पर प्रयोग किया जा सकता है। इसे लाइन में डेड एंड पर भी यूज करते हैं। इसे सदैव 11 केवी से कम पर यूज करते हैं। 11 केवी से कम पर यूज करते हैं। डायग्राम पहचानने को आ जाए तो अपना बता दीजिए कि भैया ये रहा इसका डायग्राम। बस वही अपना घिरनी चरखी को याद रखो, अपना गन्ने वाली को अपना देखते हुए बता दो। साइकिल है
चले भाई, ले ले भाई, अब क्या करा। अब तुम तो लोगे फोटो भाई। ले, नहीं ये नहीं है, यहीं से देखो अपना, देखो ये कंस्ट्रक्शन देखिए, एक तरफ से लाइन आ रही हो, दूसरी तरफ भेजनी हो, ये है डिस्क की, लेकिन इसे हमने अलग अलग डिस्क वाले को, जो हमने सस्पेंशन कहा, इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल में इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होता है भाई। इसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइन के डेड एंड, डेड एंड का मतलब है जहां लाइन समाप्त होती है, जहां लाइन समाप्त, इसका उपयोग वहां भी किया जाता है जहां ट्रांसमिशन लाइन में घुमावदार रास्ता हो, पथ हो। ठीक है जी, किसी कर्व पर घुमाना है। कम वोल्टेज लाइनों में 11 केवी से नीचे के लिए सैकले इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन उच्च केवी से या उच्च केवी की ट्रांसमिशन लाइन के लिए निलंबन इंसुलेटर, निलंबन क्या है, यही स्ट्रेन इंसुलेटर के एक असेंबली से युक्त स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ये लगा लो जी आप, इसे हम किस स्थिति में रखेंगे, हॉरिजॉन्टल, इसे क्षैतिज या कहें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा जाता है। है जी, इसके पीछे क्या है, ये तो जंपर लगा रखा तुमने, यही तो है इंसुलेटर डिस्क। अरे यार ये वाला, अरे ये पोल वाला अरेंजमेंट दिखा रखा है यार इसने। अरे मैं दिखा रहा हूं, देखो इसका रियल पिक्चर बना के दिखाते हैं तुमको। देखो इसकी पोजीशन ये है, पोजीशन रहती है ये, और जो उसने दिखा रखा, देखो यहां से देखो, जैसे ये पोल है यहाँ, ठीक है जी, तो इस पोल से ये जो रियल अरेंजमेंट है हम वो दिखाते हैं। ये बांध रखा जंपर, तो ये जो अरेंजमेंट दिखा रखा है इसने पूरा का पूरा, ये पोल वाला अरेंजमेंट से बांध रखा पूरा। एक इधर वाला हिस्सा है, एक इधर वाला है, और ये दोनों को दिखा रखा है इसने जंपर वायर से पूरा, ये है वो। अरे लाइन को घुमाना है, एक ये है, इधर से लाइन आई लेकिन हमें इस दिशा में भेजनी थी, सीधी नहीं जानी थी, तो एक आप लगाओगे इस तरह, यहां से अपना तार बांध के इधर खींचोगे, तार बांध के इधर खींचोगे। अब सप्लाई को जोड़ोगे कैसे, ये अरेंजमेंट है पूरा। अब आपने क्या डायरेक्शन बदलने में इस्तेमाल कर लिया, कर्व दे दिया, कहीं समाप्ति होगा तब अपना इस्तेमाल करेंगे। कहाँ यूज करेंगे इसे, डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसमिशन, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, डेड एंड पर या लाइन को घुमाने के लिए। यह हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगता है, याद रहेगा। अरे बस पेपर में दया कर लेना इतनी सी। स्ट्रे इंसुलेटर को बेटा हम लोग एग इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। ये छेद है इसमें, इधर से भी इधर से भी। देखो ये एग्जैक्ट पोजीशन ये है। अरे भाई इधर से तार लाके ये बांध दिया, देखो तार से, इधर से छेद से तार निकाल के ये बांध दिया भाई।
अरे देखा होगा आपने, ये है कि भाई देखो भाई, हमने ये नॉर्मली ये कर दिया कि यार तार एक ही तरफ था लाइन में, है नहीं। अब यार बेचारे को सपोर्ट देना है, नहीं तो ये तो लाइन से इधर खींचेगी, तो हमें अब सपोर्ट देना है जी। तो भैया हम लोगों ने इस्तेमाल किया है ये, इसे कहा गया स्टे वायर, गाय वायर। अब देखो इसे बेटा जो रखते हैं हम लोग, वैसे होना चाहिए 45, लेकिन धरातल पे प्रैक्टिकली जब बात कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकली इसे हम लोग रखते हैं 30। एक पेपर में आ भी चुका, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो स्टे इंसुलेटर है ये लगता है जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर। गाय या स्टे वायर का उपयोग डेड सिरों पर या कम वोल्टेज लाइनों के शार्प मोड पर लगाए गए खंभों के साथ किया जाता है। लोगों की सुरक्षा के लिए गे वायर के निचले हिस्से को पोल से इंसुलेट करने के लिए वायर के बीच स्टे इंसुलेटर लगाते हैं। भाई हमने इससे बांध दिया, कोई लीकेज वगैरह हो गई तो ये रोकेगा। और इससे डायरेक्ट होता तो तार में धारा बह जाती, कोई टच करता तो अपना दिक्कत हो जाती। ये भी है ना, 2-2.5 मीटर तक हम लोग तार बाड़ करते हैं ताकि कोई ऐसे चढ़ ना जाए। हाई वोल्टेज में तो बड़ा जरूरी है ये। इसे जमीन से कितनी ऊंचाई पर रखें? 3 मीटर पर रखें। पोल से कितने एंगल पर बनाएं? प्रैक्टिकली, ठीक है जी। फोटो पहचान लोगे? चलो जी, ये तो हमारे अलग अलग से जो इंसुलेटर थे ये थे। अब बेटा नेक्स्ट जरा चलेंगे इसमें, ये इंसुलेटर के जो टाइप्स हमने सीखे हैं और पढ़े हैं, अब चलेंगे जरा हम लोग, ये हमने थ्योरेटिकली चीजें पूरी करी हैं, अब हम चलेंगे इसके न्यूमेरिकल पार्ट पर। न्यूमेरिकल पार्ट भी तो जरूरी है। अभी थोड़ा इंसुलेटर खत्म हो गया भाई। देखिए जी बेटा, होता ये है आपने सस्पेंशन इंसुलेटर कुछ ये बनाया, ये तार है, 3 डिस्क ले लिया, न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है भाई। अभी तो ये तो थ्योरी पढ़ी है आपने। देखो बेटा ये बताइए, ये आपस में जो बंधे होते हैं, अरे कंडक्टिव मटेरियल से तो बंधे होते हैं। अच्छा जी, तो हमें ये पता है कि जब कोई चालक पदार्थ या 2 कंडक्टर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से अलग होते हैं तो एक कैपेसिटर बनता है। क्या बनता है जी? कैपेसिटर। तो प्यारे बच्चों, यदि हम इसका एनालिसिस करें तो हम देखेंगे जी, एक कैपेसिटर तो ये बन रहा है, एक कैपेसिटर हमें ये दिख रहा है, तीन अलग अलग कैपेसिटर। तो इसे तो हम नाम देंगे स्वतः धारिता, यानी कि सेल्फ कैपेसिटेंस। सेल्फ कैपेसिटेंस। और बेटा जो फेज वोल्टेज, भाई क्योंकि फेज वोल्टेज इसलिए बेटा अलग अलग
चालक पर अलग अलग इंसुलेटर आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये टोटल वोल्टेज है बेटा। बराबर अगर कैपेसिटर है तो वोल्टेज का बंटवारा 3 अलग अलग हिस्सों में हो जाएगा। अरे V वोल्टेज का बंटवारा हम ये कहेंगे कि देखिए सर V/3 तो इसमें है, V/3 यहाँ है, V/3 ये। ओके जी। देखिए जी एक सूत्र होता है लड़ी दक्षता, जिसे कहेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज कुल वोल्टेज स्ट्रिंग में कुल वोल्टेज अपॉन में डिस्क की संख्या, ये अलग अलग लगा रखी है, डिस्क की संख्या, चालक यानी कंडक्टर के पास वाले डिस्क में वोल्टेज। फॉर्मूला याद हो गया रे? लड़ी दक्षता बराबर स्ट्रिंग में कुल वोल्टेज V अपॉन में डिस्क की संख्या इनटू चालक के पास वाली डिस्क में वोल्टेज। बेटा लिख लिया ये, मतलब जरूरी है। अब देखिए जी हमने कहा टोटल वोल्टेज V है, डिस्क की संख्या, कंडक्टर के पास वाली में क्या V से V, 3 से 3 बेटा 1 आ गया है जी। तो प्यारे बच्चों प्रतिशत में अगर हम देखें तो 100% है। इस स्थिति में जो करंट यहां से गया बेटा सब में सेम करंट है, लीकेज धारा सब में सेम है। ध्यान से देखिएगा, जब हर एक डिस्क में वोल्टेज का बंटवारा बराबर हुआ है, जो शब्द मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखिए, जब बेटा स्ट्रिंग पूरी स्ट्रिंग में वोल्टेज का बंटवारा बराबर हुआ है, या कहीं पूरी स्ट्रिंग में समान धारा बही है, तो उस समय जो दक्षता है वो 100% है। देखिए हम इसे लिखेंगे, जब प्रत्येक डिस्क पर बराबर वोल्टेज मिलती हो या सभी डिस्क में बराबर धारा बहती हो, तो लड़ी दक्षता 100% होती है। ओके जी, याद रहेगा। एक सेंटेंस और लिखेंगे, कहाँ है से कहाँ है डाटा
क्या हुआ? डाटा चाय हाँ, लेके आओ। हाँ लेके आओ। फिर लिखेंगे डीसी में 100% लड़ी दक्षता होती है। अगर डीसी है तो 100% लड़ी दक्षता होती है। 80% के आसपास डिपेंड करता है वैसे इनके ऊपर, स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन 80% के आसपास ही आती है कैलकुलेट करके। 100 आ जाए तो मजा ही आ जाए फिर तो। चलिए अभी बेटा हमने सिर्फ सेल्फ कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया है। अभी हमने कहा कि यदि बराबर वोल्टेज, अभी रुको मैं बोल दूंगा, अभी फोटो वोटो खींचने की जरूरत नहीं, अभी और है। क्या हो गया? आधा ये चल तो रहा ऑनलाइन। और तुझे चिंता क्यों है वैसे? तेरा कौन करीबी देख रहा है ऑनलाइन में अभी? हैं? किसने मैसेज किया तुझे? पढ़ ले यार, यहाँ की जिम्मेदारी ले दोस्त। यार ये तो टोटल है ना, अभी वोल्टेज का बंटवारा जब ये है बराबर के कैपेसिटेंस से तो 3 जगह बट गई, जोड़ के देख लो वी आ जाएगा। अब हो क्या रहा है कि देखो, सिर्फ प्रैक्टिकली तौर पे सिर्फ सेल्फ कैपेसिटेंस नहीं, यदि आप प्रैक्टिकली देखो तो ये आपने कोई पोल या टावर बना रखा है, बेटे जो बंधे होते हैं यहां से, ये कौन सा मटेरियल? कंडक्टर। टावर किससे बना है? कंडक्टर से। तो एक कैपेसिटेंस यहां भी तो है, जिसे आपने कहा जी C1 ले लेते हैं, ये C और C, ये नीचे तार हो ही गया। तो C1 को हमने कहा संट कैपेसिटेंस। C1 ये तो सेल्फ है, C1 है बेटा संट कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का जो रेशियो है, कैपेसिटेंस रेशियो अनुपात, वो हमने K बराबर में ले लिया C1/C। ठीक है जी। कैपेसिटेंस रेशियो दिया है संट/सेल्फ, K हमने कोई वैल्यू ले लीजिए कि भाई K बराबर में C1/C है। इसे कई बार बेटा हम ये भी लिखेंगे कि C1 बराबर में KC। ठीक है भाई। अब खींच लो फोटो वोटो जो खींचना चाह रहे थे, स्क्रीनशॉट फोटो जो लेना है।
हो गया यार, ठीक है। अब देखो जी, भाई टोटल वोल्टेज कितनी है? भाई सबसे पहले लीकेज धारा यहीं से चलेगी, तो ये सबसे ज्यादा होगी। अगर धारा ज्यादा तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा। फिर इसके बाद में यहां जब पहुंचा तो थोड़ी सी इधर बढ़ गई, थोड़ा इधर। ये आपने कैपिटल I2 ले लिया और ये स्मॉल I2, फिर और बढ़ गया यहाँ, ये कैपिटल I1, ये स्मॉल I1। अच्छा जी, सबसे ऊपर वाले पर वोल्टेज आपने लिया V1, ये ले लिया V2 और ये ले लिया जी V3। इसी सीक्वेंस में लेकर चलिएगा, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो V1 सबसे ऊपर और V3 सबसे नीचे के लिए ही वैलिड है। देखो बेटा, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंडक्टर के या कहें चालक के पास वाली डिस्क में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वोल्टेज होती है। हाँ, वोल्टेज सबसे ज्यादा वोल्टेज किसमें? V3। क्रॉस आर्म्स के पास में सबसे कम, तो V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। तुम खाना कहाँ खाते हो दोस्त? हाँ, अच्छा, दोपहर में नहीं खाया था? अरे दो चार पेन और दे दो, इसे चबा लेगा। ये बोतल दूं? अबे सरकार कैसी, क्या हरकत है? सरकार कह रही प्लास्टिक की पन्नियों में कुछ सामान ले जाना भी हानिकारक है, और तुम डायरेक्ट, कमाल है भाई। अरे इसने पन्नी तो छोड़ो कि जी, मैं तो प्लास्टिक ही खाऊंगा। हार्मफुल है तभी तो मना कर रहे हैं ना डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, तभी तो। और तुमने डायरेक्ट उसी को चबा रखा। कोई नहीं, हमारे घर में बहुत पुरानी बोतलें हैं, हम कल ले आएंगे। हमने सोचा कहीं यहीं ऊपर खाता हो भाई, उन्होंने मना करी हो कि भाई रोटी नहीं देके, तुम बोला इन्हें बोले भाई। कमाल है भाई। तो चालक के पास वाले बेटा डिस्क में सबसे ज्यादा वोल्टेज होती है। अभी धारा भी सबसे ज्यादा है इसी में यार, I3 I2 और I3 I2 I1। चले भाई आगे फॉर्मूला लिखें। पहले लिखते हैं तीन डिस्क के लिए। तीन डिस्क के लिए मत लिखो, नहीं आता तुम्हारे पास। तीन डिस्क वाला तो फिर कैलकुलेटर होना चाहिए, तभी 5-6 मिनट लग जाएंगे, नहीं तो कैलकुलेशन करने में। चलो हम फॉर्मूला तो लिखा ही दे तुम्हें तीन डिस्क वाला भी। के का मान क्या है? V1 बराबर
अरे शाबाश। हाँ मतलब मुझे, हाँ भाई, मैं मान के चलूँ कि टॉपर ये जयप्रकाश बनेगा है। बढ़िया जी। लेकिन पेपर में अपने आप को संभाल के रखना है, जोश में ना आ जाना कि हमें तो सर ने आशीर्वाद दे ही रखा। ये बेटा रिलेशन होता है V1 V2 V3 और V के बीच में। K का मान क्या है? C1 बटे C है। तो ये सब बराबर है आपस में, ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर, ये सब बराबर है आपस में। जब हम दो के लिए लेते हैं, देखो दो के लिए जरूरी है भाई बच्चों, यह है C1। ठीक है, और यहां पर है टोटल वोल्टेज V। याद रखिए सीक्वेंस ये ऊपर V1 नीचे V। तो V1 बराबर 1 प्लस के बराबर में V बटे 2 प्लस के। V1 बराबर V2 अपॉन 1 प्लस के बराबर V बटे 2 प्लस के। एक सवाल के माध्यम से समझते हैं इसे। एक 2 डिस्क सस्पेंशन इंसुलेटर में लेटर में कुल वोल्टेज, कुल फेज वोल्टेज 15 kV है तथा कैपेसिटेंस रेशियो 11% है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी ज्ञात कीजिए। स्ट्रिंग एफिशिएंसी ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये डायरेक्ट आपको लाइन वोल्टेज नहीं दी, अगर लाइन देता तो फेज में बदलना पड़ता, आप उसने डायरेक्टली फेज दिया। यार के का मान कितना है? बेटा V का मान कितना है? 15 kV। दो डिस्क के लिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी टोटल वोल्टेज V, नंबर ऑफ डिस्क 2, कंडक्टर के पास वाले डिस्क में क्या है? V2।
तो आपने कहा सर सब चीजें तो सही है लेकिन हमें तो V2 का मान निकालना पड़ेगा। भाई एक बात बताइए, आपने ही तो पढ़ा है कि भाई ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो हमें तो V2 चाहिए। बेटा V2 बराबर में इस 1 + k को, ये 1 + k हो गया और नीचे 2 + k। अरे इस वाले को इसके बराबर ही तो रखना है, कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट करने की जरूरत ही नहीं भाई। तो v का मान कितना है बाबू? 15। 1 + k 1 पॉइंट, 2 + k 2.11। सॉल्व करके बताना कितना आ गया। वन पॉइंट वन वन डिवाइड बाई 2.11 और गुणा 15, 7.89 k। चलिए जिसे जरा यहां रखिए, v का मान कितना है? 15 और 2 गुणा 7.89। ये में मिला 0.9505, यानी कि प्रतिशत में 95.05%। देखना भाई यही क्या बच्चों? तो ये आपने कर लिया जी स्ट्रिंग एफिशिएंसी को ज्ञात। भाई v का मान दे दिया, हमने सूत्र देखा, हमने तो सूत्र यही तो पढ़ा है कि भाई टोटल वोल्टेज ऊपर बटे में नंबर ऑफ डिस्क कितनी है? 2। कंडक्टर के पास वाले डिस्क में वोल्टेज V2। तुम ना इस रिलेशन का इसे इसके बराबर रख के V2 का मान निकाल दिया। अगर बेटा V1 दिया गया होता तो हम इसे इसके बराबर क्यों, आपस में तीनों बराबर ही तो दिए हैं। ठीक है जी भाई, ये आपका न्यूमेरिकल। हो गया भाई बच्चों? तो फेज में बदलोगे ना उसे, डिवाइड बाई 1.73 एंड डिवाइड बाई √3 ना। ये याद रखिए ना, जो लाइनें हैं ना ये हमेशा स्टार में ही जुड़ी होती हैं। तो जैसे हमें एक रिलेशन पता है, लाइन वोल्टेज बराबर में √3 इंटू फेज। किसके लिए है ये? स्टार के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ाने की विधियां। हो गया भाई? नेक्स्ट है स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ाने की विधि। विधियां लिख लीजिए, बाकी आपको बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इनके नाम जरूर याद रखें बेटा। एक होता है लंबी क्रॉस आर्म्स लगाने से,
लड़ी दक्षता बढ़ जाती है। ठीक है भाई। दूसरा, इंसुलेटर को ग्रेडिंग करके लड़ी दक्षता बढ़ जाती है। वैसे मैं बताने नहीं चाह रहा था, तुम्हारे काम की चीज नहीं, लेकिन नहीं बताऊंगा फिर तुम कहोगे गुरु जुगनी आती होगी, इसलिए हम बताएंगे। देखो जी, ये इंसुलेटर डिस्क लिया, सबसे नीचे वाली डिस्क में वोल्टेज ज्यादा थी, V3, V2 और V1। यदि आप V3 को कम कर दें, तो ज्यादा है ना V3 भाई, यदि V1, V2, V3 को लगभग बराबर लाने की तरफ आप चलें, ठीक है जी, तो भैया जो दक्षता है वो इंप्रूव हो जाती है। जो बराबर में तो 100% थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि देखिए V3 बड़ी है V2 से, बड़ा है V1 से। V जो होता है, V बराबर में लिखा जाता है I इंटू XC। V बराबर है ये, और XC का मान क्या होता है? यानी कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है जी। तो हमने कहा कि यदि हम कैपेसिटेंस बढ़ा दे तो वोल्टेज गिर जाएगा, तो हमने इसका ले लिया C3, इसका ले लिया C2 और इसका ले लिया C1। हमने कहा कि इसमें अलग अलग डिस्क को अलग अलग डिजाइन करिए, अलग अलग कैपेसिटेंस के आधार पे, और सबसे अधिक कैपेसिटेंस वाले को सबसे नीचे लगाइएगा। अगर सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस वाले को सबसे नीचे लगाएंगे तो वो वोल्टेज V3 का मान को कम करेगा। अब V3 ज्यादा था, V3 कम होगा, अब ये कम लगाया तो ये बढ़ेंगे, तो जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, लड़ी दक्षता बढ़ जाएगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो ग्रेडिंग का मतलब है कि कंडक्टर के पास वाली डिस्क को इस प्रकार से डिजाइन करें कि इसका कैपेसिटेंस सबसे अधिक हो, ये होती है ग्रेडिंग। फिर होता है जी एक और, जो प्रैक्टिकली आप देखते हैं, जो सबसे ज्यादा, गार्ड रिंग। गार्ड रिंग को बेटा कई बार एक शब्द से और हम परिभाषित करते हैं, स्टैटिक शिल्डिंग। ये इसी का नाम, स्टैटिक शिल्डिंग। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। देखो भाई बच्चों, एक बात बताओ, ये जो शंट कैपेसिटेंस है, इनके प्रभाव को कैसे दूर किया जा सकता है? हम लोग क्या करते हैं, नीचे से एक तार बांध के हम ये कर देते हैं, ये ठीक है जी। तो ये तार को बांध देते हैं हम लोग। अभी एक कैपेसिटेंस हमें इस तरफ भी दिखाई देता है, जितना प्रभाव, जितनी धारा इस तरफ जाती है इतनी ही इधर से आती है, तो भैया स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। इन तीनों के आपके लिए नाम जरूरी है।
स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के जो तरीके हैं इनके बेटा नाम बहुत जरूरी है। क्या क्या है जी? क्रॉस आर्म्स की लंबाई को बढ़ाकर, ग्रेडिंग करके, या गार्डरिंग को लगाकर। देखो जी, एक और जरूरी चीज है, आपने क्या पढ़ा है कि प्रत्येक जो डिस्क है वो 11 केवी के लिए बनाई है। यही तो पढ़ा बेटा। प्रत्येक डिस्क बनाई गई है 11 केवी के लिए। 11 केवी फेज वोल्टेज। तो यदि हमें डिस्क की संख्या पूछी जाए तो ये भी बहुत खास है। बस याद रखिएगा, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए। हमें दिया है एक 3 फेज ट्रांसमिशन, एक 3 फेज 440 केवी ट्रांसमिशन लाइन में सस्पेंशन इंसुलेटर कितनी डिस्क का लगाया जा सकता है? देखो भाई, कहां गलती करोगे? कुछ तो ऐसे कलाकार है कि जी 440/11, कुछ ये भी करेंगे, मैक्सिमम ये करेंगे। हाँ भाई सोनू, यही करेंगे ना? तो कितनी डिस्क आ जाएगी? 44। ये जो बाय डिफॉल्ट सवाल में लिखा जाता है ना बेटा, ये बाय डिफॉल्ट लाइन वोल्टेज होती है। तो पहले आप क्या निकालोगे जी? फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज है 440 अभी तो लिखाया था लास्ट में फॉर्मूला, कितना कर दिया जी? 440/√3। अब ये मिला जी, देखो हमें 254.33 केवी। ठीक है भाई। अब देखिए जी, डिस्क की संख्या, डिस्क की संख्या 254.33/11। ये मिला हमें 23.12। हाँ ये आ गया। अब हम सुरक्षा की दृष्टि से भाई 23.12 का मतलब बड़ा क्लियरली है 24, तो हम लोग 24/25 इस्तेमाल करें। ठीक है जी। ये तब था जब हमें 3 फेज सप्लाई, अगर सिंगल फेज देता तो सिंगल फेज में लाइन और वोल्टेज, फेज वोल्टेज का कोई रोल ही नहीं होता भाई। सिंगल फेज वाले को तो डायरेक्ट ही करना पड़ता। ये 3 फेज वाला था, तो लिख लिए। अब होते हैं इंसुलेटर हमारे समाप्त। ये थी भाई दोस्तों इंसुलेटर की कहानी। चलो अब एक बार यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करिए पढ़ना। पढ़ो पढ़ो पूरा पढ़ो इसे। छोटू कहाँ जा रहा है? क्या करेगा? हाँ हाँ लो पूछो। ठीक है।
हाँ अच्छा, रियल में सीरियसली? चलो मुझे भी शेयर कर देना दोस्त। आप नहीं देखते हो? और उसमें 3,500-4,000 मैसेज पढ़े, किस किस के मैसेज पढ़ो? वैसे तूने ऐसा कुछ भेजा मुझे कि मैंने देखा ना हो? अबे हाय भाई ने मैं टाइम वेस्ट करता। ये है हावलेट और इंटरलिंकिंग। डायग्राम को देखकर पहचान सकते हो, सबसे पहला सस्पेंशन इंसुलेटर यही था, है? हावलेट या इंटरलिंकिंग प्रकार। कैप और पिन को बेटा हम लोग कोर या लिंक टाइप के नाम से भी जानते हैं, सीमेंटेड कैप टाइप। ये कहानी समझ आई? देखो फिर से बता दूं, सबसे नीचे वाले, हाँ ये हम लोगों ने अभी सेल्फ का प्रभाव लिया है। अगर संट नहीं है 100% है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। डीसी में 100% है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, स्ट्रिंग में कुल वोल्टेज अपॉन डिस्क की संख्या इनटू चालक के पास वाले डिस्क में वोल्टेज। ये बेटा हमने फॉर्मूला लिख लिया। देखो संट कैपेसिटेंस के कारण चालक के पास वाले डिस्क में सबसे ज्यादा वोल्टेज होगी, करंट भी सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद में हमने ये रिलेशन लिखा V1 बराबर, लेकिन आप लोगों के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो ये 2 वाला जरूरी है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ाने की विधियां लंबी क्रॉस आर्म्स लगाने से, इंसुलेटर को ग्रेड करने से और गार्ड रिंग लगाने से। ये हमने पिन टाइप इंसुलेटर 33 तक यूज करेंगे और सेफ्टी फैक्टर हम 10 तक ले लेते हैं, ठीक है भाई? साइकिल इंसुलेटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जहां लाइन को घुमाना होगा या डेड एंड पर हम यूज करेंगे। स्ट्रेन इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन में जहां लाइन समाप्त होती है, जहां लाइन में कर्व देना है, वहां इस्तेमाल करेंगे। इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगाएंगे। एग इंसुलेटर जब समाप्त होकर, वो तो सपोर्ट देने के लिए। एग इंसुलेटर कितने हाइट पर लगाएंगे? 3 मीटर। कितने एंगल पर? 45। प्रैक्टिकली 30-40 अपना। कंडक्टर सामग्री, अब यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन में बेटा अलग अलग कंडक्टर है, लेते हैं ना हम लोग। पढ़ाने तो दे भी, बिल्कुल आक्रामक ही हो रखा। अभी क्या जल्दी है? अभी तो मेरे हिसाब से 6:05 ही हुए। हाँ पहले वाले में सेल्फ में थोड़ा अलग अलग बनाया। कंडक्टर पढ़ना है जी, कॉपर, एल्युमिनियम, गैल्वेनाइज स्टील, ACSR, कैडमियम, कॉपर, यही तो है इंपॉर्टेंट हमारे। तो देखिए जी, कंडक्टर मटेरियल में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। कंडक्टर का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिस व्यवस्था की जरूरत हमें पड़ रही है वो चालक या कंडक्टर कहलाता है। जैसे सप्लाई सिस्टम, बिना कंडक्टर के थोड़ा ना बन जाएगा कुछ। तो विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली कंडक्टर सामग्री में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। अब जब कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी तो हाई चाहिए, क्योंकि कंडक्टर की बात है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, एकदम से टूटे ना, मैकेनिकली स्ट्रोंग हो। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा दर्शाता है कम भार को। जिस पदार्थ की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, वो हल्का बनेगा।
यही कारण है एल्युमिनियम हल्का होता है कॉपर से। हाँ, लो कॉस्ट, अरे कई जगह एटम्स डेंसिटी के नाम से भी लिख दिया। लो कॉस्ट यानी सस्ता होना चाहिए। अब आसान से मिलना भी चाहिए, अवेलेबिलिटी हो। जैसे कॉपर एक लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन एल्युमिनियम बहुत भारी मात्रा में है। तो इसीलिए बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस को डिजाइन करने के लिए हमने कॉपर की जगह एल्युमिनियम को सेलेक्ट किया। ठीक है जी। शुड नॉट बी ब्रिटाइल, भंगुर नहीं होना चाहिए। ब्रिटाइल मटेरियल होता है जिसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़े और दरारे वरारे कुछ आ जाए, वो कहलाता है हमारा ब्राइटल मटेरियल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई ये तो वो विशेषता है जो होनी चाहिए। अब ये किसी एक पदार्थ में तो मिलनी है नहीं, ये सारी हमें किसी एक मटेरियल में नहीं मिलेगी। कुछ हमें कॉपर में मिलेंगे, कुछ एल्युमिनियम में मिलेंगे, तो कुछ स्टील में मिलेगी। ठीक है जी। तो हम लोगों ने अपना यहां से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले है एल्युमिनियम, वो सॉरी कॉपर। ओवरहेड लाइनों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली कंडक्टर सामग्री जो होती है, एक है तांबा यानी कॉपर, एक है एल्युमिनियम और एक है स्टील कोड एल्युमिनियम, ACSR जिसे आप लिखते हैं। एक होती है गैल्वनाइज्ड स्टील, टेलीफोन लाइन वगैरह में कई बार देखते हैं, अर्थिंग वर्थिंग में भी खूब इस्तेमाल की जाती है। और एक होता है कैडमियम तांबा यानी कैडमियम कॉपर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई इस तरह का जो ये तार है, ये बनाया हमने कॉपर से। तो स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर देखो, कॉपर सिलिकॉन 14 यार, जर्मेनियम 32, एल्युमिनियम 13, यूरेनियम 92। यार ये बहुत फेमस है, मतलब ये 4-5 ऐसे हैं जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते, आएगा इन्हीं में से कुछ ना कुछ, क्योंकि ये हमारे मेन मटेरियल है भाई। इसका परमाणु क्रमांक 29 और परमाणु द्रव्यमान 63 एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास की बात हुई है, 63.546 यूनिट ये रहता है। इसमें उच्च विद्युत चालकता। अब कॉपर में कंडक्टिविटी बड़ी अच्छी होती है और मैकेनिकली मजबूत भी होता है, तो उच्च तन्यता यानी कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये भी लिख सकते हैं, मतलब इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, मजबूत होता है। अब देखिए एल्युमिनियम में ये हमें मिलता है 2.7 और कॉपर में हमें मिल रहा है 8.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये बेटा अगर ज्यादा है तो पर यूनिट इकाई पर वजन ज्यादा है, मतलब उतना ही आयतन कॉपर का रखे उतना ही आयतन आप एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम हल्का, कॉपर भारी है। यह काफी समरूप, टिकाऊ और उच्च स्क्रैप वैल्यू। उच्च स्क्रैप वैल्यू देखिए क्या दर्शाता है, समय के साथ में घिसता है ज्यादा, तो उच्च स्क्रैप वैल्यू लिखेंगे इसमें। या स्क्रैप जो उतरता है वो अपना बिकता जाता है, तो उस उच्च स्क्रैप वैल्यू लिखे इसमें, उच्च स्क्रैप वैल्यू वाला होता है। अब बात आती है, देखिए जितने भी प्रतिरोधकता, जैसे मैं एल्युमिनियम की भी चर्चा करूंगा, इनकी प्रतिरोधकता सबकी 10⁻⁻8 में है। तो अभी यहां पर क्या है 1.77, बेटा ये जरूरी है, 1.77 10⁻⁻8। देखो ओम मीटर है, ओम मीटर
अब घबराने की जरूरत नहीं, 10 की घात 6 ओम सेंटीमीटर हो जाएगा जी भाई। 10 की घात -2 अलग करके सेंटीमीटर लिख दिया। कंडक्टर के कम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र में धारा घनत्व वो अच्छा है, क्योंकि कंडक्टिविटी अच्छी है तो पतले तार भी अच्छी धारा का फ्लो करवा सकता है। ये तो हो गए जी अपना कॉपर की बात। देखो परमाणु क्रमांक याद रहेगा, एटॉमिक जो मास है परमाणु द्रव्यमान 63 याद रख लो भाई। कंडक्टिविटी अच्छी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, ये नुकसान भी है इसका। उच्च स्क्रैप वैल्यू है लेकिन टिकाऊ है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है तो डेफिनेटली फिर टिकाऊ भी है। 20 डिग्री सेल्सियस जो प्रतिरोधकता है वो सबकी 20 डिग्री पर ही डिफाइन है। 1.77 इंटू 10 की घात -8। ठीक है जी। कंडक्टिविटी अच्छी है इसलिए कम क्रॉस सेक्शन एरिया वाला भी अच्छी धारा का फ्लो करा देगा। ये अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा हमारे कॉपर के। सॉरी, वो तो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। अच्छा सॉरी, जो एटॉमिक वेट वो मास है, ये तो द्रव्यमान है दोस्त। कैडमियम, कैडमियम कहां से मिला दिया, वो कैडमियम कॉपर अलग होता है दोस्त। एल्यूमिनियम दिखता है ये। अभी एसीएसआर की बात नहीं कर रहे, अभी अब आएगा एसीएसआर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड अब आएगा। हाँ जी 13 है, 14 किसका है? सिलिकॉन 32। अरे कीमत में सस्ता है, हल्का है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। कहीं लिखा है, नहीं लिखा तो हम लिखते हैं। 2.73 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कई बार ना क्यूबिक सेंटीमीटर को ये लिख देता है, समझ जाइएगा, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। तांबे की तुलना में चालकता मात्र 60% है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ मात्र 45 है, तो कमजोर भी है बेचारा, कंडक्टिविटी कम है। अब देखिए इसका घनत्व तांबे के कंडक्टर का 0.303 गुना होता है। जो डेंसिटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण इसका ओवरऑल जो घनत्व मीन डेंसिटी तांबे की कितनी आएगी, 30.3 या 0.303 गुणा, प्रतिशत में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, इतने गुणा होती है। और व्यास कितना होगा जी, ये रहा भाई, क्योंकि कंडक्टिविटी कम है मोटा तार बनाना पड़ेगा तुम्हें। एल्यूमिनियम का अल्टीमेट स्ट्रेंथ तांबे की तुलना में मात्र 75% है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अभी आएगा जब हम सैग को पढ़ेंगे। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर कहलाता है, वर्किंग स्ट्रेस तनाव, तो भी पढ़ेंगे इसे भी। अब देखो यार याद रखना 1.77 इंटू 10⁻⁸ रजिस्टिविटी थी कॉपर की, तो एल्यूमिनियम की इससे तो ज्यादा ही होगी ना, इससे तो ज्यादा ही है। देखो 2.8 इंटू 10⁻⁸। मैंने कहा रजिस्टिविटी इन सबकी 10⁻⁸ में है। ये देख लो 10⁻⁸ ओम मीटर। लिखो कॉपर एल्यूमिनियम को लेके, लिखा तो है, खींच लो फोटो।
आगे चले। हम्म। पढ़ना जरूर, जो जो चीजें बताई। मेरी मैसेज छोड़ दो जरा। दिवाली कौन से दिन की है? पटाखे किस दिन छोड़ने भाई? तो जो ये बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो कहीं घर तो नहीं रहोगे तुम कि बाद में ही चलेंगे? पेपर दे के अगले दिन बैठ लेना रेलगाड़ी में शांति से, क्योंकि दिवाली की कोई ऐसे छुट्टी उट्टी नहीं है। बस नहीं आती? बस में आ जाना फिर। आगरा? आगरा से तो बस की कनेक्टिविटी अच्छी है यार। बहाने तो देखो। स्टील कोर एल्युमिनियम ACSR फुल फॉर्म है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। बेटा होता यह है कि देखिए जी, स्टील की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है लेकिन स्टील की कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है। अब एल्युमिनियम में हमने फायदा की चीज ये ढूंढ ली है कि यार सस्ता भी है, अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो वजन भी कम पड़ेगा, लेकिन हाँ कंडक्टिविटी भी चलो ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में दिक्कत है। क्योंकि कंडक्टिविटी का तो ये है कि अवेलेबिलिटी कॉपर की उतनी है भी नहीं कि ताकि हम ट्रांसमिशन लाइन को करें। वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर चांदी की प्रॉपर्टी अच्छी होती, हमें सिर्फ कंडक्टिविटी से मतलब नहीं है, तार को खींचना भी है, तो अगर कंडक्टिविटी अच्छी होती तो हम तो सिल्वर के तार खींच देते। क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं, गायब तो होने को बेटा ये एल्युमिनियम भी सेफ नहीं है। गायब की तो बात ही ना करो, गायब तो तुम कहीं एल्युमिनियम के रोल वोल वैसे ही फेंक दो अपना। अब देखो वैसे तो सिक्योरिटी रखते ही है ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन की, वो सेफ है, ठीक है। और जो उसे भी चुरा रहा है उसका मतलब वो खिलाड़ी है, फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। और पोल खड़ा है चलिए जी, इसकी फुल फॉर्म बेटा बहुत जरूरी है। ACSR कंडक्टर में दो धातुओं का क्रॉस सेक्शन, देखिए अंदर हम लोग ये मिलाएंगे यहां स्टील के तार को 1:6 के अनुपात में लेते हैं, यानी 1 स्टील पर 6 एल्युमिनियम के तार आए। अगर हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए तो हम 1 पर फिर 4 बनाएंगे। स्टील कोर यांत्रिक शक्ति में वृद्धि करता है। ACSR में फायदा यह है
कि इससे डायमीटर बढ़ जाता है, और डायमीटर अगर बढ़ता है तो कोरोना लॉस कम होता है, अभी आने वाले कोरोना लॉस पर। तो ACSR कंडक्टर यूज करने से कोरोना लॉस कम होता है। इसका उपयोग बड़े स्पैन के लिए किया जा सकता है। तो स्पैन का मतलब होता है पोल के बीच की दूरी से, ये कहलाता है स्पैन। कॉपर, फिर आता है जैसे स्टील, लेकिन कंडक्टिविटी बढ़िया नहीं है। स्टील की बहुत अच्छी है वैसे, स्टील की उससे ज्यादा है कॉपर से, लेकिन यूज नहीं करते क्योंकि मैकेनिकली तो बढ़िया मजबूत है, लेकिन कंडक्टिविटी बहुत कम है। अच्छा जी, चलते हैं UPPCL TG2 में पूछे गए सवाल की तरफ। इससे सवाल पूछा गया कि हम जो अलग अलग ये लेयर तैयार कर रहे हैं उसमें टोटल स्ट्रैंड यानी कि इन चालकों की संख्या। तो देखिए जी, हमने क्या लिखेंगे, चालकों के 3n प्लस या 3n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, यही तो ब्रैकेट खुल के ये होगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, यही तो आएगा। तो n क्या है, नंबर लेयर भाई, नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, इसे लिखते हैं। अरे आया था टिक लगाने को, ये था जी। अरे सेट में पूछ रखा तुमसे, बड़ा अच्छा अच्छा पेपर सवाल पूछे गए हैं, हमें तो बदनाम कर दिया जालिमों ने। एक UPPCL TG2 का बच्चों ने ग्रुप बना रखा, इसमें पता नहीं टीचर वीचर पोस्ट करते रहते हैं अपने, हमारे इतने एक्टिव है नहीं बच्चे, और हम कहते भी नहीं, हमारा बड़ा क्लियर है। देखो हम क्लास ले रहे हैं, हमें याद ही नहीं भाई कि नहीं ये भी कहना है भाई शेयर कर दो, हमें पता है अगर हम अच्छे होंगे तो लोग बाग ढूंढ ही लेंगे देर सवेर, और कहने से करते भी कहाँ है, इन्हें पता है कि जब करना होगा तो मन होगा तो कर देंगे। तो उस ग्रुप में सब शेयर करते रहते हैं अपने कोर्सेज के बारे में। एक बच्चे ने पूछा होगा, अभी की बात है 15-20 दिन पहले की, TG2 के लिए बेस्ट कोर्स बताओ, तो एक बच्चे ने गलती से मेरा नाम लिख दिया, बाकी इसमें अलग अलग अध्यापकों के बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, एक दो नहीं लिखा मेरा नाम, तो हमें वहां से भी ये मिलता है कि यार अभी तो हमें बहुत काम करना बाकी है। तो उसने लिखा ना ना कि बाकी तो ठीक है लेकिन गुरुजी हाई लेवल पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। अब ये भी बढ़िया बात है, अब हाई लेवल पढ़ाया तो वो भी अच्छी बात है, इसमें कोई गलत तो है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि तुम्हारे सारे पेपर को मैं जब भी समय मिलता है, आधे घंटे का ब्रेक होगा तो तब भी तुम्हारे पुराने पेपर को देखूंगा, चाहे देख भी लिया हो, ताकि अंदाजा लगे कि ये पकड़ने की कोशिश की एग्जामिनर किस हद तक जा सकता है इन बच्चों के पास। अब यार जब इसने सर्ज इम्पिडेंस जैसे टॉपिक पर, जहां जेई वाले का भी मतलब नहीं आ जाता, अभी तुम्हें एक टॉपिक कराऊंगा कल मैं, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, जो मैं सुबह बता रहा था, कोई जेई वाला भी नहीं पढ़ता, तुम्हारे पास 3 सवाल। अब क्या छुड़वा दे, या तो एक तरीका है कि मैं बच्चों को कहूँ कि छोड़ो इन्हें मत पढ़ो, या फिर एक तरीका है 20-25 मिनट दी जाए और लिखवा दूं। क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, बच्चा मान भी लेगा, मैं कहूंगा मत करो, लेकिन कल के दिन कोई बच्चा आधे नंबर 1 नंबर से फेल हो जाए, और मुझे वो बात याद होगी कहाँ से एक टॉपिक करा देता, तो मुझे अपने आप में बड़ी गलती फील होगी। इसलिए हम अपने ऊपर प्रेशर रखते ही नहीं, जो कराने लायक है वो सब लिखा दिया भाई, देखो पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी टेंशन। अब देखो बेटा नेक्स्ट चलते हैं 2n-1, डायमीटर के लिए लिखते हो 2n-1,
ये जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है दोस्त, ये जरूरी है। चले आगे। ये जो स्मॉल डी है ना, ये छोटे वाले का डायमीटर है, ये पूरे तार का व्यास आएगा, पूरे तार का व्यास। एन वही है, लेयर, परत। अच्छा, गैल्वनाइज स्टील पढ़ लो। कम चालकता है, तांबे का मात्र कितना है देखो, चालकता है इसकी, मतलब अगर चालकता तांबे की 100 है तो इसकी 13 है। आंतरिक प्रतिघात ज्यादा है, प्रतिक्रिया नहीं है, ये प्रतिघात है। इंटरनल रिएक्टेंस ज्यादा है, इसमें लीकेज वगैरह का ज्यादा पंगा है। एडी, क्योंकि लीकेज ज्यादा है इसलिए एडी और हाइस्टेसिस नुकसान भी इसमें होता है। अब इसी पर यूज करेंगे इसे। हमने कहा था ना, देखो दूर संचार लाइन में स्टे वायर बनाया था ना, अर्थ वायर, गार्ड वायर में उपयोग किया जाता है। अरे अर्थिंग में तो बहुत फेवरेट है ये, इसे हीन भावना से ना देखो, अर्थिंग में बार बार पड़े ना, जी आई जी आई जी आई। कॉपर की तो बड़ी महंगी आती है प्लेट। स्टे वायर अभी बना के दिखाया था ना, ये गैल्वनाइज स्टील। देखो जी, कैडमियम कॉपर, ये ऐसे, ये कैडमियम कॉपर है, कॉपर में कैडमियम को मिला दिया 1-2%, लेकिन कमाल के रिजल्ट आए। कैडमियम कॉपर, कॉपर का 98-99% होता है, तथा कैडमियम का 0.1 से 1.5%। कैडमियम कितना मिलाया, 1-1.5% मिला दिया। अच्छा जी, तांबे में 1 या 2% कैडमियम मिलाने से, अरे भाई ये कमाल का रिजल्ट है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई और कंडक्टिविटी कितनी गिरी, मात्र 17% गिरावट आई। बढ़ोतरी कंडक्टिविटी में देखो, वो सॉरी मैकेनिकल स्ट्रेंथ में 40, और गिरावट कितनी है, मात्र 70। यह शुद्ध तांबे की तुलना में महंगा है। इसका उपयोग टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन के लिए किया जाता है, जहां शामिल धाराएं काफी छोटी होती है। लंबे स्पैन और छोटे क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के लिए किफायती होता है। मतलब लंबे लंबे दूरी दूरी पर पोल लगाइए, ठीक है जी, दूरी दूरी पर अपना पोल लगाइए, अच्छे आप इसको खींच सकते हैं, क्योंकि टूटेगा नहीं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है। किसका, देखो लाल लाल सा नहीं कर दिया तुम्हें थोड़ा, क्या क्या करेंगे कॉपर का, अरे ऐसे ही, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ अपना हो गया। कलर वलर का नहीं मुझे पता है, इसमें मैंने देखा भी नहीं इसे अब तक। चले भाई आगे, अरे लो भाई, और पीछे करें, सोनू ने बोल दिया भाई तो रुकना पड़ेगा। हम्म, हो गया भाई, हाँ जी। ये हमारे हैं पोल,
चलो कल पढ़ेंगे इसे ना, थकान भी लग गई यार, अब फिर क्लास है 8 बजे से। इतने को ही पढ़ लो। वैसे भी सैटरडे को हमें खत्म करना ही है, हो जाएगा हमारा। भाई बच्चों कल पढ़ेंगे यहाँ से आगे। टाटा बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।